हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जो है जीव विज्ञान की आज की यानी 2023 की आखिरी प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित हैं। चलिए इस प्रैक्टिस को सभी बच्चे जरूर ध्यान से देखें क्योंकि कल इसका जो है पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि पेपर में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से, इसके बाद आप विकल्प देखेंगे तब आंसर करेंगे। वैसे पहले भी मैंने आपको विकल्पी क्वेश्चन कुछ करवा दिए हैं। आज फिर से मैं आज आप लोगों के लिए ये लास्ट प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए आज से बात करते हैं। इसमें से आपने अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पे, पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है। विकल्प है इसके, नंबर ए पात्र निषेचन के लिए, नंबर बी प्रजनन योजनाओं के लिए, नंबर सी खाद्य संपूरण के लिए और नंबर डी बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। ये बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वास्थानीय संरक्षण, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। पहले देखते हैं इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये है खाद्य संपूरण के लिए। जो पराग टिकिया होती है ये खाद्य संपूरण के लिए प्रयोग की जाती है। और पराग टिकिया के नाम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि पराग कणों से संबंधित है ये कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लास में तब भी मैंने ये बताया था कि जो परागकण होते हैं कहीं ना कहीं ये पोषण के काम भी आते हैं, लोग इनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखने से पहले इसको देख लेते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बना करता है स्वस्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब क्या होता है? जब किसी जीव को उसके आवास से यानी उसके प्राकृतिक आवास से जब हम लोग निकाल करके उसे कहीं चिड़ियाघर में या कहीं और मतलब पार्क का निर्माण करा के उनको वहाँ पे संरक्षित किया जाता है, तब वह बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। और स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण वो होता है जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर ही रख करके हम उसका संरक्षण करते हैं तो स्वस्थानीय संरक्षण हो जाता है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है हरे नारियल का दूधिया पानी है। तो जो हरे नारियल का दूधिया पानी होता है, आपसे पूछा गया है कि हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है। बताइए इनमें से द्रव का बीजांड काय होता है, कि द्रव भ्रूण होता है, कि द्रव भ्रूण कोश होता है या द्रव युग्मक होता है। ये 4 विकल्प हैं। आप इसको बताएंगे कि जो नारियल के अंदर पानी निकलता है वो वास्तव में क्या होता है। बताइए क्या बीजांड काय होता है, या द्रव भ्रूण होता है, या द्रव भ्रूण कोश होता है, या द्रव युग्मक होता है। तो मैं इसमें उत्तर बता दूं आपको कि वो द्रव भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? द्रव भ्रूण कोश होता है। समझ में आया? तो सभी लोग इसको सही सही टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है प्रभाविता का नियम दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए प्रभाविता का नियम किसने दिया था? आइए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये आपको याद आ रहा होगा किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। बिना क्वेश्चन के विकल्प पढ़े बिना ही आप सीधे आंसर कर सकते हैं। कौन थे? मेंडल। इन्होंने प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये नियम इन्होंने जो है प्रतिपादित किया था। फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? सार्वत्रिक ग्राही है। अच्छा, ये जब मैंने आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था, है ना, यानी ब्लड संबंधित, तो मैंने आपको बताया था कि जो रुधिर वाल्व होते हैं उसके 2 समूह होते हैं। मैं अभी आपको समझा दूंगा कि एक एबियो समूह था और एक आरएस समूह था। रक्त को 2 भागों में बांटा गया था, एबियो समूह और आरएस समूह में। एबियो समूह में 4 प्रकार के रक्त समूह बने थे। तो 4 प्रकार के रक्त समूह क्या थे? ए था
रुधिर समूह ए, रुधिर समूह बी, ए बी और ओ, ठीक है। ये 4 तरह के रुधिर समूह बने हुए हैं। तो उन्हीं में से आपको मैंने ये भी बताया था कौन सार्वत्रिक ग्राही है, कौन सार्वत्रिक दाता है ना, और कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप को जो है ले सकता है या अपने आप में मिला सकता है, और कौन ब्लड क्लॉटिंग कर देगा। ये चीज़ें आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं सार्वत्रिक ग्राही पूछा गया है। तो ओ जो होता है रुधिर वर्ग ओ, ये आपका सार्वत्रिक दाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। सर्वदाता रुधिर समूह अगर पूछे क्वेश्चन में, क्योंकि जरूरी नहीं कि ग्राही ही पूछ ले, सर्वदाता भी पूछा जा सकता है। यदि सर्वदाता पूछता है तो आपको रुधिर वर्ग ओ लगाना है, और यदि सर्वग्राही पूछता है तो सर्वग्राही जैसे यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे ए बी लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनमें देखें इनकी बात करें बी की, तो जो बी रुधिर वर्ग होता है ये केवल बी वाले का ही ग्रहण कर सकता है बस, है ना। या तो बी का या तो ओ का, यानी जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो या तो बी ब्लड ग्रुप ही लेगा या तो फिर ओ ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है ना। ये दोनों को जो है ग्रहण कर सकता है, ले सकता है और दे सकता है। अगर बी देता है तो केवल किस में काम करेगा, या आपका ए में, मतलब बी में ही काम करेगा, ए में ही काम करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा यौगिक प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें मैं बता दूं बिना सोचे समझे, इसमें जो है आपका जो मेथेन होता है CH4, ये मेथेन का सूत्र दिखा हुआ फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। ये जो है प्रारंभिक विकास में जो है क्या होता है, अपनी भूमिका निभाता है। चलिए ठीक है, ये हो गए। अब चलिए जो यहाँ से कुछ आपको बताना है तो हम चर्चा कर लें। जो एक क्वेश्चन पक्का आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको जरूर देखिए आप लोग एक बार। जो एक आनुवंशिक रोग है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास में उसको खत्म कर दूँ, क्योंकि छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसको जो है आप जरूर देखें, ठीक है। तो क्या है, सिंड्रोम से क्या करेंगे, सिंड्रोम। चलिए अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सिंड्रोम, इससे आपके जो है कम से कम 2 से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंड्रोम में जो आपकी इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं पढ़ाऊंगा, बाकी सभी सिंड्रोम मुझे नहीं पढ़ाना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति में यह एक आनुवंशिक रोग होता है। क्या है ये, यह एक आनुवंशिक विकार है। हम इसमें कह सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार है। ये मैं शॉर्टकट इसमें मैटर आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यह क्या होता है, यह एक आनुवंशिक विकार होता है। आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों में एक की कमी की वजह से, जो गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी की वजह से होता है, एक गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है।
होता है। कहने मतलब इसमें 44 प्लस F0 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जो बराबर कितने हो जाते हैं 45। यानी सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं 46 होते हैं और इसमें एक गुणसूत्र यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यानी यहाँ का एक गुणसूत्र क्या है लुप्त है। इसका मतलब 44 ये और एक ये, 44 और एक 45 हो गए और 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 45 गुणसूत्र जब बचते हैं इसमें क्या हो जाता है टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसके लक्षण कुछ होते हैं तो आप यहाँ पे लक्षण भी लिख सकते हैं, है ना। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें, हम इसमें लक्षण भी लिखा सकते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं तो वो देखना है आपको कुछ, है ना। चलिए देखते हैं लक्षण इसके। चलिए देखते हैं जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या कैसे व्यक्ति जो टर्नर सिंड्रोम के शिकार होते हैं उनमें होता क्या है, इनका शरीर क्या होता है ये अल्प विकसित होता है। क्या होता है अल्प विकसित होता है, शरीर क्या होता है अल्प विकसित होता है तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की बात करें तो इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। का विकास नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां बंध्य होती हैं। क्या होती हैं ऐसी स्त्रियां बंध्य होती हैं। बंध्य होती हैं। ठीक है, और क्या होता है इनमें अंडाशय अल्प विकसित होता है। अंडाशय अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है। 45 गुणसूत्र होते हैं। ये जो है आपका ये क्या हो गया टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, जो क्या होता है जो गुणसूत्रों में कमी के कारण होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अब है दूसरे नंबर सिंड्रोम जिसको आप कहते हैं डाउन सिंड्रोम। नंबर दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या है ये अपने नाम के विपरीत है। ठीक है, कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम बोल यहाँ क्या लिखा जा रहा है डाउन सिंड्रोम पर इसमें गुणसूत्र क्या होती है अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको लिखना है ये क्या है यह एक आनुवंशिक विकार है। क्या है आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्र के जो एक गुणसूत्र के अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। जो एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है।
बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है, जो ये गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है, यानी कहने का मतलब होना चाहिए 46 गुणसूत्र पर इसमें हो जाते हैं 47। कितने वृद्धि हो जाती है, कितने 21वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब इसमें लिखना चाहूं, इसमें आप लिख सकते हैं कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण हो जाता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी अवस्था हो जाती है। ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, किसी जोड़ी में क्या होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है, जिसमें हो जाते हैं कितने, जिसमें हो जाएगा यानी टोटल हो जाएगा कितने 44 इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ये होता है 21वीं जोड़ी में होता है, और जो हम 44 लिख रहे हैं बार बार वो होता है ऑटोसोम्स। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाते हैं, 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। ठीक है ना, कितने हो जाते हैं, कहने मतलब x y हो सकता है या x हो सकते हैं, ये हो सकता है। यहाँ जैसे मैं ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे x y या तो x हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र हो सकते हैं 44 और 3 ये 47। ठीक है, ये परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अगला एक और देख लीजिए। चलिए इसके लक्षण थोड़ा कुछ दिखा देते हैं दो चार। ठीक है, क्या होता है इसमें, लक्षण से क्या होते हैं, लक्षण लिख लीजिए। लक्षण, माथा क्या होता है इसका, माथा चौड़ा है ना, माथा क्या होता है, अत्यधिक चौड़ा होता है, माथा चौड़ा। मस्तिष्क अल्प विकसित, मस्तिष्क अल्प विकसित, मस्तिष्क अल्प विकसित, जीभ मोटी, होंठ लटका हुआ, होंठ लटका हुआ। ठीक है, ये गुण हो गए। और क्या होता है इनमें, और इनकी आयु देखिए, इनकी आयु क्या होती है, आयु 12 से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इनकी आयु 12 से 14 वर्ष की होती है, 12 से 14 वर्ष तक की होती है।
इसको मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए तब तक अगला देखते हैं। इसको मैं रेट कर दूं। चलिए अब अगला है डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें एक और है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर को देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको आपको देखना है इसमें क्या होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें गुणसूत्र इसमें लिंग गुणसूत्र दो के स्थान पर 3 हो जाते हैं। 3 हो जाते हैं। ठीक है, पढ़िए इसको एक बार। यह एक आनुवंशिक विकार होता है। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, अर्थात ये 44 प्लस XY हो जाते हैं। अर्थात ये आता है, कह लीजिए आता है XY हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाता है? 44 प्लस XY हो जाते हैं। Y हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए अभी जो पिछले बार हमने बताया था तो उसमें 47 हो रहे थे, लेकिन वो 21वीं जोड़ी में था। उसमें जो गुणसूत्र की बढ़ोतरी थी वो 21वीं जोड़ी में था, और इसमें क्या हो रहे हैं? ये लैंगिक गुणसूत्र में एक वृद्धि के कारण हो रहा है। अंतर इसमें इतना है, हो जाते हैं, और टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? और कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। ठीक है, कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या की 47 हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण भी देख सकते हैं। इसमें लक्षण ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति यानी कैसे व्यक्ति? यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति ना ही पूर्ण पुरुष होते हैं, और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं।
ना ही ये पूरी तरह से पुरुष ही होते हैं और ना ही ये स्त्री होते हैं। इनमें ब्रफण अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? इनमें वृषण अल्प विकसित होते हैं तथा स्तनों का विकास भी हो जाता है। स्तनों का विकास हो जाता है। स्तनों का विकास हो जाता है। और ये व्यक्ति क्या होते हैं? पूरी तरह से बंधे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार सही से और इसकी एक तैयारी कर लीजिए। इनमें से आपके लिए 2-4 नंबर तो निश्चित रूप से फंसेगी इस क्लास से। तो चलिए हम जो है मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में।